हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो गाइज़, इसको हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं। इससे है कि प्रायर टू द ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी वाज ए वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। वाइब्रेंट का मतलब होता है आगे बढ़ने वाली, और प्रॉस्पेरस मतलब खुशहाल इकॉनमी थी अंग्रेज़ों के आने से पहले। एंड ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट इट वाज ए सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकॉनमी, और एग्रीकल्चर फ्रंट पे ये एक रूरल इकॉनमी थी। वाइल कल्टिवेटर्स देमसेल्व्स वर द ऑनर्स ऑफ द लैंड, कल्टिवेटर्स ऑनर्स थे अपने ही लैंड के। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो फेमस था थ्रू आउट वर्ल्ड में हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए। आर एक्सपोर्ट्स इंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन, एक्सपोर्ट्स ने ग्लोबल रेपुटेशन हासिल की हुई थी। द सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी, सिल्क और जो कॉटन है उसकी फाइन क्वालिटी के लिए वो मशहूर थे। एंड मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन वर्क वर फेमस फॉर एक्सलेंट क्राफ्टमैनशिप, और जो हमारा स्टोन वर्क और प्रीशियस मेटल, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स का काम था वो सारी दुनिया में प्रसिद्ध था अपनी कारीगरी के लिए। बट द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी। बट अंग्रेज़ों का शासन आने पे क्या हुआ? सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन इकॉनमी का। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉयटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉयट हो गया एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लॉयटिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है, जो विदेशी सामान यहाँ आके बिक रहा था, रादर पर्टिकुलरली ब्रिटिश अंग्रेज़ों के अपने देश से ही, इंग्लैंड से ही, वो डोमेस्टिक मार्केट में हमारे ही सामान को ख़राब कर रहा था, और उसके हमारी मार्केट ख़राब हो रही थी। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज ब्रिटिश इंडस्ट्री, हम एक्सपोर्टर बन गए थे ब्रिटिश के रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए, उनको रॉ मटेरियल हमसे ही चाहिए होता था। और इम्पोर्ट वाज इनकरेज्ड टू गिव इम्प्यूट्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देन हैपनिंग इन ब्रिटेन, और हम इंपोर्ट क्या कर रहे थे? वहाँ के बने हुए गुड्स को, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था और वो सारा सामान यहाँ पे डंप किए जा रहे थे। ठीक है, ओइंग टू द सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश इकॉनमी, इंडिया चेंज फ्रॉम ए वाइब्रेंट इकॉनमी टू ए स्टैगनेंट इकॉनमी एंड बैकवर्ड इकॉनमी। इंडिया क्या हो गया? चेंज हो गया, एक वाइब्रेंट इकॉनमी से एक स्टैगनेंट, रुकी हुई, और बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई इकॉनमी बन गया। Thus, on the eve of interdependence, overall features of the Indian economy are as under. पहला stagnant economy. On the eve of independence, Indian economy was completely stagnant economy. A stagnant economy, one which shows little or no growth in income, जिसमें कोई ग्रोथ या कोई नहीं थी उसमें। ठीक है जी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था बन गई थी हमारी। दूसरा बचे बैकवर्ड इकॉनमी। Backward economy, Indian economy was a backward economy on the eve of independence, and economy is called backward. कब backward बोली जाती है? जब आपकी per capita income बहुत कम हो। ठीक है जी। And dominance of agriculture, agriculture sector dominated the Indian economy as a principal source of livelihood. ठीक है, और dominance agriculture था as a main source of livelihood के लिए, आजीविका कमाने के लिए। तो bleak industrialization. Prior to British rule, industrial sector in India was well known for handicraft, but it was systematically destroyed by the discriminatory British policies. Cottage industry was ruined, heavy industry showed a bleak growth, और heavy industry में बहुत कम growth थी। और heavy dependence on import. Heavy dependence on import का मतलब क्या है? The country was heavily dependent upon imports, particularly for machinery and related equipment production. ठीक है जी। और लिमिटेड अर्बनाइजेशन थी एट द टाइम ऑफ शहरी, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है बच्चे शहरीकरण। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन इंडिया लिव्ड इन विलेजेस, और रूरल पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी एग्रीकल्चर के बाहर। दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, जिससे उनकी पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रूरल थे लोग और वो कोई काम जानते नहीं थे एग्रीकल्चर के अलावा। ठीक है जी। उसके बाद सेमी फ्यूडल इकॉनमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वॉज नीदर होली फ्यूडल nor capitalistic, but it was mixed economy, a semi feudal economy. Semi feudal economy mixed economy जैसी होती है, जिसमें दोनों तरह के फीचर्स होते हैं। Such an economy had the mixture of feudalistic and
कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। गाइस स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे उसके फीचर्स की, किस तरीके के सिचुएशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले है वो पॉइंट लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बच्चों प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट वाइल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। ठीक है जी। बोथ वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस वॉज ए रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द टिलर ऑफ सॉइल। उसके बाद एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम का क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इट सेट अप ए ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, ठीक है, द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड वॉज पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेड इन द ईस्टर्न स्टेट्स। लाइक जब पहले उसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे। द फीचर ऑफ दिस सिस्टम्स वर एज दीज, मतलब सिस्टम क्या था वो जमींदारी सिस्टम क्या कहता था? जमींदारी सिस्टम में आता था कि जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ऑनर्स ऑफ द सॉइल। वो उस पृथ्वी धरती के जिसको वो ओन करते हैं उस लैंड के परमानेंट ऑनर बना दिए गए, विच इम्प्लाइड दैट प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टिवेशन करेक्ट वर टू एक्रू टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर्स। तो इसका मतलब ये हो गया था कि जो भी उसमें से अनाज की उपज होगी, ठीक है, वो किसको जाएगी? उसका मालिकाना हक, उसके प्रॉफिट का अधिकार किसका हो गया? जमींदार्स का। कल्टिवेटर जो उस पर काम कर रहे हैं उनका नहीं। ठीक है। द जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम ऑफ गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। और बच्चों जमींदार्स को एक फिक्स्ड अमाउंट लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में गवर्नमेंट को देना होता था। एंड जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। और जमींदार्स को आज़ादी थी, जमींदारों को आज़ादी थी, वो कितना भी टिलर ऑफ सॉइल से वो ले सकते थे। इट लेड टू द अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल्स बाय द जमींदार्स। फार्मिंग इवन दो इट वाज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वाज ड्रिवन टू डीप बैकवर्डनेस एंड लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन। ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या आएगा? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर मार्केट। ठीक है, क्योंकि अब वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं करेंगे। कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करेंगे। फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स टू कोप विद द नीड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे इंडिगो और कॉटन, ये फसलें उनको उगाने के लिए फोर्स किया जाता था। नाउ दे नीड क्रेडिट, और इसके लिए उनको क्रेडिट चाहिए था टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड इंडिगो इंस्टेड ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है बच्चे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। द colonial government और जमींदार्स took no interest in promoting investment in the agriculture sector या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने या जमींदारों ने कुछ भी इन्वेस्ट करने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन वर अ फार क्राई। एग्रीकल्चर वॉज हैवीली डिपेंडेड ऑन रेनफॉल एंड देयरफॉर कंटिन्यू टू बी अनसर्टेन, और इसलिए वो अनसर्टेन था उसका प्रोड्यूस। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल which could have led to increased productivity of the sector was totally neglected. फ्लड्स को कैसे रोका जा सकता है, पानी को ड्रेन कैसे किया जा सकता है, मिट्टी के बहने को कैसे रोका जा सकता है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर इन चीज़ों पे ध्यान देते तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती। ठीक है। और इसको पूरी तरह नेगलेक्ट किया गया सरकार द्वारा भी और ज़मींदारों द्वारा भी। ठीक है जी। और उसके बाद गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। गल्फ का मतलब गैप होता है बेटे। सो एज ऑनर्स शेयर द आउटपुट, दे हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो शेयर तो करते थे आउटपुट जो कल्टीवेटर्स या टिलर ऑफ सॉइल से, ठीक है, भूमिहीन किसानों से वो आउटपुट तो शेयर करते थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके साथ शेयर नहीं करते थे। दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। वो हार्डली मतलब उनसे रेंटल इनकम पे ही उनको इंटरेस्टेड थे। ठीक है, उनको बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। द टिलर ऑफ सॉइल वर merely given enough for subsistence. Thus it led to the widen the gap between owners of the soil and the tiller of the soil. उसके बाद small and fragmented holdings. Land holdings were both small as well as fragmented. Accordingly, most land holdings were uneconomic, yielding low output at high cost. ठीक है, उसमें लो आउटपुट आती है हाई कॉस्ट से।
छोटे छोटे टुकड़े और बिखरे हुए, कोई एक टुकड़ा यहाँ पे, दूसरा उनकी जो लैंड का टुकड़ा कहीं और, ठीक है, इस तरीके से उस पर प्रोडक्टिविटी को नो डाउट कम ही आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है सबसिस्टेंस आउटलुक। सबसिस्टेंस आउटलुक का मतलब बच्चे क्या होता है? फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज अ मीन ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक्स नीड्स ऑफ द फैमिली। देयर इज a little surplus left for sale in the market, implying a lack of commercial outlook. Agriculture, accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated. Accordingly क्या हुआ? Backwardness फिर बढ़ती गई और poverty dominate करती रही। तो गाइज इंडियन एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन थी वो दो तरीके से थी, एक तो बैकवर्ड, दूसरा स्टैग्नेंट। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई और स्टैग्नेट मतलब रुकी हुई, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, एक जगह रुक गई थी। तो बैकवर्ड के क्या कारण थे? लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, ये हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन इनको मैं अलग अलग क्लासीफाई करके बता रहा हूँ आपको। बैकवर्ड का दूसरा कारण था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और तीसरा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, और चौथा सबसिस्टेंस आउटलुक। और स्टैग्नेशन का एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। उसके बाद दूसरा फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा गैप या गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। बच्चों अगर आप इस तरीके से इन सातों पॉइंट्स को याद करोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन के पॉइंट्स को इस तरीके से याद रखना है इंडियन एग्रीकल्चर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।